हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, सीना बार इज द ओर ऑफ, सीना बार किसकी ओर है? सीना बार का फार्मूला आपके पास होता है HGS। तो सीना बार जो है किस चीज की ओर है आपके पास? मरकरी की ओर है, मरकरी की। तो सोडियम, जिंक, लेड, नन। तो यहाँ पे जो है, जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास नन आएगा। सीना बार जो है वो मरकरी की ओर है। डी या नन जो है आपके पास लास्ट ऑप्शन है। शाबाश, सही लगाया आप लोगों ने। नेक्स्ट है आपके पास द केमिकल फार्मूला ऑफ हेलाइट। हेलाइट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? HGS, ZNS, या सोडियम क्लोराइड, या सोडियम ब्रोमाइड? क्या लगाया है? जल्दी से बताते जाओ। सहर अंदलीब में लगाया NaCl, मारिया ताहिर NaCl, बाकी सबा सिद्दीक NaCl। ठीक हो गया, शाबाश। तो केमिकल फार्मूला जो है हेलाइड का आपके पास क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। और हेलाइड जो है आपके पास सोडियम की ओर है, सोडियम की ओर है। नेक्स्ट है आपके पास द मेथड यूज टू रिड्यूस मेटल आयन टू फ्री मेटल इज कॉल्ड। कौन सा मेथड है जिसमें आप रिड्यूस करते हैं एक मेटल आयन को फ्री मेटल के अंदर? रोस्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं, बेसिमराइजेशन कहते हैं, या नन ऑफ दिस? शाबाश। एग्जैक्ट जो है बुक की स्टेटमेंट थी, फेडरल 10th क्लास की बुक की स्टेटमेंट थी। मैंने बताया था आपने जो है दो, एक चैप्टर 10 से करना है और एक सेकंड ईयर से करना है। तो राइट ऑप्शन जो है मेरे बच्चे वो आपके पास क्या है? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग जो है वो मेथड है जिसमें आप एक मेटल आयन को कन्वर्ट करते हैं फ्री मेटल के अंदर, फ्री मेटल के अंदर। नेक्स्ट है आपके पास ब्लिस्टर कॉपर कंटेन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है ब्लिस्टर कॉपर वाला। अक्सर पास पेपर आप देखेंगे FPSC के या PPSC के या किसी भी बोर्ड के, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको मिलेगा कि ब्लिस्टर कॉपर के अंदर जो है प्योर कॉपर की परसेंटेज आपके पास कितनी होती है? 50 से 55%, 70 से 73%, 87 से 89%, या 97 से 99%। तो ब्लिस्टर कॉपर के अंदर जो कॉपर की परसेंटेज होती है वो आपके पास 97 से लेके 99% होती है। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सोलर प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चर। सोलर प्रोसेस जो है किस चीज की मैन्युफैक्चर के लिए, तैयारी के लिए आप यूज करते हैं? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, या पोटाशियम कार्बोनेट? बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। सोलर प्रोसेस जो है आप सोडियम कार्बोनेट की सिंथेसिस के लिए जो है वो यूज करते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है। विच डाई यूज्ड फॉर डाइंग कॉटन बाय द वेट प्रोसेस? हाँ, इसका बताएं। कौन सी डाई जो आप यूज करते हैं कॉटन को डाई करने के लिए थ्रू वेट प्रोसेस? एजो डाई यूज करते हैं, इंडिगो डाई यूज करते हैं, कॉन्गो रेड यूज करते हैं, या नन ऑफ दिस? जल्दी से बताइएगा। शाबाश, सबा ने ठीक बताया, सहर ने ठीक बताया। सेकंड, बाकी बाकी भी बताओ क्या लगा के आए हो? मारिया ताहिर ने ठीक बताया, बुशरा, मारिया ताहिर, ठीक है, शाबाश। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? इंडिगो डाई जो है वो यूज करते हैं आप कॉटन को डाई करने के लिए। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच डाई कंटेन कार्बोनिल क्रोमोफोर? इस डाई के अंदर जो है कार्बोनिल क्रोमोफोर जो है वो आपके पास मौजूद होता है। एजो डाई के अंदर, इंडिगो डाई के अंदर, कॉन्गो रेड के अंदर, या नन ऑफ दिस? जल्दी से बताओ। इंडिगो डाई के अंदर, शाबाश। इंडिगो डाई के अंदर कार्बोनिल क्रोमोफोर। अच्छा, क्रोमोफोर किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज क्रोमोफोर? किसी को अंदाजा क्रोमोफोर किसे कहते हैं? क्रोमोफोर कलर गिविंग कंपाउंड, पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। किसी भी मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, या जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर कलर देता है आपके पास, उस पार्ट को जो है बच्चा आप कहते हैं क्रोमोफोर, क्रोमोफोर। फिर आपने इसको मजीद देखा होगा IR के अंदर, आक्सोक्रोम के अंदर। चले आगे चलते हैं, आक्सोक्रोम। अच्छा, मेटिसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल। मेटिसाइड जो है किस चीज को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं? टिक्स एंड माइट्स, फंगाई, फंजाई, या अनवांटेड प्लांट्स, या माइस एंड बैट्स? तो बच्चा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास मिट्टीसाइड जो है वो आप किसके लिए कंट्रोल करते हैं? टिक्स एंड माइट्स की कंट्रोल के लिए, फंजाई के लिए फंगीसाइड यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए जो है हर्बिसाइड यूज करते हैं, माइस एंड बैट्स के लिए आप क्या यूज करते हैं? माइस एंड बैट्स के लिए, हाँ, जिसने पढ़ा हो बुक से वो बता सकते हैं। माइट्स एंड बैट्स के लिए जो है आप
कंट्रोल करने के लिए जो चीज यूज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें आप माइस और बैट्स को कंट्रोल करते हैं? शाबाश। रोडेंटिसाइड्स। शाबाश, मतलब पढ़ के आए हो हैं। चलो शाबाश, लगे रहो। नेक्स्ट है आपके पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया फर्टिलाइजर इज। यूरिया फर्टिलाइजर के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है आपके पास? देखो, रट्टा लगाने की जरूरत जो है सच इस सवाल में नहीं होती। यूरिया का फार्मूला आप देख लो, NH2। जिस भी कंपाउंड की, जिस भी फर्टिलाइजर की जो है, 3-4 फर्टिलाइजर आपकी बुक में गिवन थे, आपने जो है नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी थी उसमें। रट्टे लगाने की जरूरत कोई नहीं है सच जो है। आप बस परसेंटेज निकालते हैं। कैसे परसेंटेज निकालेंगे? कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है कंपाउंड के अंदर। एक नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का मास 28 हो जाएगा। 28 डिवाइडेड बाय यूरिया मॉलिक्यूल का जो टोटल मास है आपके पास कितना है? 2 नाइट्रोजन 28 हो गया, 4 हाइड्रोजन है 8 हो गया, एक कार्बन है आपके पास 12 हो गया, एक ऑक्सीजन है 16 हो गया। इसको आप जमा करें तो आपके पास ये बनेगा बच्चा 60 मल्टीप्लाई बाय 100। आप परसेंटेज निकालें, आपके पास आंसर जो आएगा 46.6% आएगा। तो जिस भी कंपाउंड के अंदर आपने नाइट्रोजन की, जिस भी फर्टिलाइजर के अंदर आपने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो उसमें देखें कितने नाइट्रोजन है उस कंपाउंड का, उस फर्टिलाइजर का टोटल मास कितना है। तो जितने भी नाइट्रोजन है उसके टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो आप परसेंटेज जो है उस फर्टिलाइजर के अंदर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अक्सर ये आता है, PPSC में भी ये सवाल काफी दफा रिपीट हो चुका है, PPSC में भी आया है, FPSC में भी ये सवाल आया है। तो यूरिया फर्टिलाइजर के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है आपके पास वो 46.6% है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। ये सवाल है बच्चा, काइंडली अपने आप को जो है अनम्यूट कर लें। सुनैना बच्ची अनम्यूट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 13, द कन्वर्जन ऑफ क्रूड ऑयल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। क्रूड ऑयल को अगर आपने यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो कौन सा प्रोसेस आप यूज करेंगे? जल्दी से बताओ क्या लगा है। माइनिंग करेंगे, लिक्विफेक्शन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, या नन ऑफ दिस? शाबाश, रिफाइनिंग करेंगे। शाबाश, सबने जो है ठीक बताया। क्रूड प्रोडक्ट जो है, आप क्रूड ऑयल जो है जब भी आपने उसको किसी यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप हमेशा क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। रिफाइन का मतलब ये होता है आप उसको प्यूरिफाई करते हैं। क्रूड जो है, क्रूड प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल वो होगा जिसमें आपके पास इम्प्योरिटीज होंगी। द केमिकल फार्मूला ऑफ स्लेट लाइम, काफी दफा जो है ये सवाल भी रिपीट हो चुका है। स्लेट लाइम का केमिकल फार्मूला आपके पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो राइट ऑप्शन जो है वो क्या है? आपने क्या लगाया सबने बताओ। सबा सिद्दीक ने ए लगाया है, मारिया ताहिर ने ए लगाया है, सहर अनलीम ने ए लगाया है, और बाकियों ने क्या लगाया है? स्लेट लाइम का केमिकल फार्मूला आपके पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, मुझे ये बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉमनली क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक नेम है आपके पास, क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है NaOH को कॉमनली क्या कहते हैं? शाबाश, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है, बिल्कुल शहर बच्चे, मारिया बिल्कुल ठीक बताया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा जो है वो आप कहते हैं, कास्टिक सोडा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। The naturally occurring metallic compounds are called as, the naturally occurring metallic compounds are called as, और कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है, या रॉक कहा जाता है? शाबाश, शहर ने ठीक बताया। बाकी किसने क्या बताया? सबा ने ठीक बताया। ठीक है, शाबाश। आई थिंक 10th क्लास की जो फेडरल की बुक है, ग्लोसरी के अंदर जो है, और इवन उसके ऑप्शन के जो MCQs है वहां पे भी गिवन है आपके पास ये स्टेटमेंट। जो नेचुरली अकरिंग मेटेलिक कंपाउंड होते हैं बच्चा, उनको आप मिनरल्स कहते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है अक्सर रिपीट होता है, बहुत दफा आया हुआ है, इसको आपने वहां पे गलती नहीं करनी है। इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, नेल पॉलिश रिमूवर बेस कॉमनली कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नेल पॉलिश, ये तो फीमेल्स का जो है एक आइटम है। नेल पॉलिश, नेल पॉलिश अगर आपने रिमूव करनी हो तो आप जो है कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है उनका मिक्सचर आप यूज करेंगे? एसीटोन, इथाइल एसीटेट, बेंजीन एंड एसीटोन, बेंजीन एंड कार्बन सल्फाइड,
या नन? क्या लगाया है? ये तो सारे बताओ, जिसने गलत लगाया है ना उसको इधर से ही जो है ऑनलाइन वार लगेगी। ए, शाबाश शाबाश। इसमें गलती नहीं करनी है आपने, गलती नहीं करनी है। सवाल जो है आ सकता है पेपर के हवाले से, काफी इंपॉर्टेंट है। नेल पॉलिश रिमूवर के लिए आप दो सॉल्वेंट यूज करते हैं, एक एसीटोन यूज करते हैं और एक इथाइल एसीटेट जो है वो आप यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट जो है वो आपके पास ये दो हैं, इन दोनों को यूज करते हैं। ये मैंने भी जो है काफी दफा यूज किया हुआ है। जब हम एमफिल के अंदर सर्च कर रहे थे तो अक्सर जो है शाम के टाइम हाथों का जो है बेड़ा गर्क हो जाता था चीजें इस्तेमाल कर करके। जो है तो एसीटोन जो है मोस्टली वो थोड़ा सा हाथ में डाल के हाथ रब करते थे तो हाथ जो है बिल्कुल साफ हो जाता था। हम तो खैर हाथ साफ करने के लिए एसीटोन को यूज करते थे। तो नेल पॉलिश को भी अगर आपने रिमूव करना है उसके लिए भी जो आप एसीटोन और इथाइल एसीटेट, मुझे बताइएगा जिसने बुक से पढ़ा है, इथाइल एसीटेट के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं? इथाइल एसीटेट का सब्स्टिट्यूट क्या यूज कर सकते हैं? एसीटोन और इथाइल एसीटेट तो लिखा हुआ है, इथाइल एसीटेट के साथ एक और कंपाउंड भी लिखा हुआ था बुक के अंदर। वो कौन सा जो है एस्टर हम यूज कर सकते हैं? जल्दी शाबाश। इथाइल इथेनोएट, मारिया ताहिर, सबा लियाकत, शाबाश। बाकी बाकी भी बताओ क्या है? बेंजाइल एसीटेट, बेंजाइल एसीटेट, बेंजाइल इथाइल एसीटेट या बेंजाइल एसीटेट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। द केमिकल कंपाउंड विच इज मीन टू स्टिक थिंग टुगेदर। ऐसा केमिकल कंपाउंड जो चीजों को जोड़ने के लिए आप यूज करते हैं वो क्या होता है? नेल पॉलिश होता है, लिपस्टिक होता है, हेयर डाई होता है या एडेसिव होता है आपके पास? तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास एडेसिव है। ऐसे मटेरियल होते हैं जो चीजों को जो है जोड़ने के लिए आप यूज करते हैं। डी जो है वो आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, विच डाई इज यूज टू बूट पॉलिश एंड फॉर डाइंग वूल एंड कॉटन। कौन सी डाई जो है वो आप यूज करते हैं पॉलिश को, बूट को पॉलिश करने के लिए, और डाइंग वूल एंड कॉटन जो है उनको डाई करने के लिए? कॉटन और वूल को अगर आपने डाई करना है जल्दी से मुझे बताओ। एजो डाई यूज करेंगे, कॉन्गो रेड यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज या बिस्मार्क ब्राउन? बुशरा ने ठीक बताया, मारिया ताहिर, इसरार करीम, शाबाश बच्चे। तो जो डाई आप बूट को पॉलिश करने के लिए यूज करते हैं वो बिस्मार्क ब्राउन जो है वो यूज करते हैं। पाकिस्तान में जो आप यूज कर रहे हैं वो तो चेरी वाली जो है मोस्ट कॉमन यूज हो रही है पाकिस्तान के अंदर। तो डाई जो यूज करते हैं आपके पास बूट को पॉलिश करने के लिए बिस्मार्क ब्राउन। लिपस्टिक इज मेड अप ऑफ, लिपस्टिक जो है वो उसमें किस चीज से मिलके बनी होती है? फैटी बेस होती है, उसमें डाई होता है, परफ्यूम होता है, या ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बताओ, इसमें जो है क्या लगा है कि लिपस्टिक जो है आपके पास उसमें आप किस चीज से मिलके बनी होती है? फैटी बेस से या सिर्फ डाई से या परफ्यूम से? शाबाश, ऑल इज करेक्ट, बट आई ऑप्ट फैट, वो गलत हो गया। लेकिन लिपस्टिक जो है उसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स जो है मौजूद होते हैं, फैटी बेस भी होती है, डाई भी होता है, परफ्यूम भी होता है आपके पास। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास आ। ये ऐसे क्वेश्चन जो है ना आते हैं, आप पेपर में जब जाएंगे तो इधर से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो आपने इनको जो है सही तरीके से करके जाना है। बुक्स को जो है अच्छे से पढ़ के जाना है। एंटीऑक्सीडेंट यूज इन हेयर डाई, एंटीऑक्सीडेंट जो आप यूज करते हैं हेयर डाई के अंदर वो कौन सा है? रिसोर्सिनोल है, सोडियम सल्फाइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, या नन ऑफ दिस? आज के पेपर में मैंने कोशिश की नन ऑफ दीज जो है ना इसका ऑप्शन ज्यादा डालूं ताकि बच्चे जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, नन नन ऑफ दीज पे ना चले जाए। शाबाश, इसरार करीम ने बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश। तो एंटीऑक्सीडेंट जो आप यूज करते हैं हेयर को डाई करने के लिए मेरा बच्चा, वो है आपके पास सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड जो है वो आप यूज करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट, जो कि ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देता है, जिसको आप यूज करते हैं हेयर डाई के अंदर, बालों को जो है डाई करने के लिए। चलो, नाइलॉन इज अ पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय। दरअसल में ये चैप्टर जो है पॉलीमर का यहाँ पे कुछ आ गया, लेकिन एक क्विज और भी है आपका जिसमें पॉलीमर के हवाले से जो है पॉलीमर केमिस्ट्री जो है सिर्फ शामिल है। वहाँ जो थोड़ी सी डिटेल से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा पॉलीमर के हवाले से। यहाँ तो जो है थोड़े बेसिक क्वेश्चन चाहिए। नाइलॉन इज अ पॉलीमर ऑब्टेन्ड बाय, नाइलॉन जो है एक पॉलीमर है जो कि ऑब्टेन होता है किस टाइप की पॉलीमराइजेशन से? एडिशन पॉलीमराइजेशन से, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से, होमोपॉलीमर, या नन ऑफ दीज?
तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है आपके पास। नायलॉन जो है वो आपके पास एग्जाम्पल है किस पॉलीमराइजेशन की? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऐसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं जिसमें जब दो मॉलिक्यूल को आप रिएक्ट कराएं तो स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास रिलीज हो, लाइक वाटर रिलीज हो या मेथनॉल रिलीज हो, तो उस टाइप की कंडेंसेशन को बच्चा आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जो है वो कहते हैं। नाइलॉन जो है, मुझे कोई बता सकता है नाइलॉन जो पॉलीमर है वो कौन से दो मोनोमर के रिएक्ट करने की वजह से बनता है? नाइलॉन जो पॉलीमर है आपके पास, किन दो मोनोमर को आप ज्वाइन करते हैं कि आपके पास नाइलॉन की फॉर्मेशन जो है वो होती है? जल्दी से बता दो जिसको पता है। हाँ, एक तो बता दिया सुबह लियाकत ने, दूसरा? शाबाश, शाबाश। तो नायलॉन जो है आपके पास पॉलीमर बनता है बच्चा जब आप एडिपिक एसिड को जब आप रिएक्ट करवाते हैं हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन के साथ, हेक्सा मिथाइलिन डाई अमीन के साथ, तो तब जो है आपके पास, अच्छा, लिंकेज कौन सा डेवलप होगा इसके अंदर? नायलॉन के अंदर कौन सा लिंकेज जो है, कौन सा लिंकेज डेवलप होता है आपके पास? एस्टर लिंकेज डेवलप होता है, अमाइड लिंकेज डेवलप होता है, कौन सा? शाबाश, बता दिया पहले ही। चलो, नायलॉन के अंदर जो लिंकेज आपके पास, क्योंकि एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ आपके पास अमीन है, तो इनके दरमियान में मेरे बच्चे जो लिंकेज डेवलप होगा ये अमाइड लिंकेज जो है वो डेवलप होता है, अमाइड लिंकेज। तो तीन ऑप्शन जो है, तीन क्वेश्चन जो है मैंने आपको यहीं से करवा दिए, आपने याद रखना है इनको। नायलॉन जो है वो किन दो मोनोमर्स की जो है पॉलीमराइजेशन से जो है वो बनता है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास पॉलीएस्टर इज अ टाइप ऑफ पॉलीएस्टर। एस्टर आप बना रहे हैं, किसकी टाइप में आएगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, होमोपॉलीमर, या नन ऑफ दिस? मिनट क्या बोल, मोस्टली माय एमसीक्यूज रिलेटेड टू पॉलीमर आर रॉन्ग बिकॉज आई हैव नॉट कंसेप्ट ऑफ पॉलीमर। अच्छा जी, चलें, कोई मसला नहीं है। सब बच्चे पॉलीमर का जो है कॉन्सेप्ट देखें, बुक के अंदर लिखा हुआ है, कोई देखें हाई लेवल की बात तो जो है पॉलीमर के हवाले से लिखी नहीं हुई बुक के अंदर। मोनोमर्स को आप कनेक्ट करते हैं तो आपके पास पॉलीमर जो है वो बन जाते हैं। एक दफा आप बुक से अगर रीड कर लेती तो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, गलत ना होते। सिर्फ एक दफा जो है आपने क्विक रिव्यू देना था, क्विक लर्निंग जो है, रीड जो है उसको करना था, तो आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जैक्टली राइट होते हैं। अब आप देखें बीएस लेवल पे हैं, मैं अगेन बताता चलूं कि यहाँ पे हम इस सेशन के अंदर पढ़ा क्यों नहीं रहे एफपीएससी के अंदर, क्योंकि एफपीएससी के मैंने जितने भी पास पेपर देखे हैं उसके अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ाने वाला है ही नहीं। बहुत ही बेसिक जो है पोर्शन आपके पास आता है, और मोस्टली वो आता है फेडरल की बुक से ही है। मैं बार बार बता चुका हूँ इस चीज़ को। अगर आप फेडरल की बुक्स को जो है, जो मॉड्यूल उन्होंने गिवन दिया हुआ है उसको अच्छे से कर लें, फेडरल की बुक को अच्छे तरीके से कर लें, तो आप केमिस्ट्री में मार्क आने वाले नहीं है। मसला आपको जो भी आना है इंग्लिश में आना है और पेडागोगी के अंदर आना है। तो मोस्ट फोकस जो है, ज्यादातर फोकस आप उनके ऊपर रखें, और इसको जो है इसमें आपने गलती नहीं करनी। यहाँ पे आप सोचें कि आपने जो है 24 मैक्सिमम जो है, अगर 50 एमसीक्यूज जो है यहाँ से आपके पास आएंगे तो 49 जो है आपके करेक्ट होने चाहिए, 45 प्लस जो है वो आपके केमिस्ट्री में ठीक होने चाहिए लाजमी। इंग्लिश में जो है 20 आते हैं तो 15 एक आपके वहां से अगर ठीक हो जाए, और 15-20 जो है अगर आप पेडागोगी के अंदर ले लेते हैं, अगर आप जो है 70 प्लस पे चले जाएंगे तो मेरिट आपका बन जाएगा, इजीली बन जाएगा आपका मेरिट। जो बच्चे जो है कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है उनका हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। देखें काफी सारे लोग जो आते हैं बीएड का कुछ पता ही नहीं होता उनको कि बीएड जो है कहाँ से करनी है, कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या तैयारी करनी है, कोई आइडिया नहीं। तो हम मटेरियल आपको दे रहे हैं जितना हमसे हो सकते हैं, और मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। लेक्चर का लिंक भी जो है मैंने आपको शेयर किया, कुछ कुछ वीडियोस हमने अपनी बना के शेयर की, कुछ मैं कोशिश करूंगा आगे, नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो टीचिंग टेक्निक्स का स्टार्ट हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर जो है वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं, और इंशाल्लाह जो है आपको फ़ायदा होगा। तो कोशिश करें जितना आप फोकस कर सकते हैं। टेस्ट जो है बच्चे पूछते हैं अक्सर से, टेस्ट कब तक होगा? देखिए अभी ना, अप्रैल वालों में जिन लोगों ने अप्लाई किया था ना, अप्रैल में भी ये सीटें आई थी लेक्चरार की, अप्रैल के अंदर उनका भी टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट उनका भी रहता है, फाइनल जो है उनका भी टेस्ट नहीं हुआ। देखो उनका शायद शायद जो है नवंबर में हो जाए, शायद दिसंबर में हो जाए उनका टेस्ट, या शायद इसी मंथ हो जाए। पहले उनका होगा, उसके बाद जिन लोगों ने अगस्त में अप्लाई किया है उनकी नंबर लगेगा।
अगस्त वालों के जो चांसेस हैं वो जनवरी फरवरी तक जो है चांसेस है। तो टाइम आपके पास है, अच्छा खासा आपके पास टाइम है। आप तैयारी करें सही तरीके से, जो है बीएड के पोर्शन को कवर करें जितना हो सकता है आपसे। इंशाल्लाह जो है पेपर इधर से ही होगा और आपको जो है फायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास पोलिएस्टर जो है किस टाइप की पॉलीमराइजेशन में आएगा? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आएगा, बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास जिगलर नट्टा कैटलिस्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम मौजूद होता है, ट्राई टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यूज होता है, इनर्ट सॉल्वेंट होता है, या आल? क्या लगाया? शाबाश, आल। आल। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके पास। ये पॉलीमर केमिस्ट्री जो है एक क्विज आपका और भी है पॉलीमर के हवाले से, वहां पे जो है मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा घुमा फिरा के, आपने जो है उसको सही करना है। पॉलीमर का मॉड्यूल जो हमारे पास आएगा। अच्छा, पीवीसी इज द एग्जांपल ऑफ, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो किस चीज की एग्जांपल है आपके पास? एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, हेट्रोपॉलीमराइजेशन, या ऑल ऑफ दिस? जल्दी से बताओ। पीवीसी जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, विनाइल किस ग्रुप को कहते हैं? विनाइल कहते हैं इस ग्रुप को, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को कहते हैं विनाइल। विनाइल, विनाइल के साथ क्लोरीन लगा दो तो विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड की अगर आप पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। और पॉलीविनाइल क्लोराइड किसकी एग्जांपल है आपके पास? एडिशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए है। नेक्स्ट आपके पास द पॉलीमर विच बिकम हार्ड ऑन कूलिंग, हाँ इसका बताओ। ऐसा पॉलीमर जो हार्ड हो जाए कूलिंग करने पे, वो क्या होगा आपके पास? थर्मोसेटिंग होगा, थर्मोप्लास्टिक होगा, एडिशन होगा, या नन ऑफ दिस? प्लास्टिक ना बताओ ना, प्लास्टिक तो दोनों में ही आ रहा है। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक है ये, ठीक है। हाँ जल्दी से बताओ। ए, बी सबने बी लगाया, चलो शाबाश। ऐसा पॉलीमर जो हीट करने के ऊपर आपके पास सॉफ्ट हो जाए, हीट करने पे आपके पास क्या हो जाए? सॉफ्ट हो जाए, और कूल करने पे आपके पास क्या हो जाए? हार्ड हो जाए। बच्चा उसको कहते हैं आप थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है, प्लास्टिक से आप याद रख लें, प्लास्टिक को जब आप हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है, जब आप उसको ठंडा करते हैं तो आपके पास दोबारा हार्ड हो जाती है। थर्मोप्लास्टिक यहाँ से लाजमी जो है एक ऑब्जेक्टिव लाजमी बनता है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने इसके अंदर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर के अंदर। राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है वो हार्ड हो जाता है जब आप उसको कूल करते हैं, सॉफ्ट हो जाता है जब आप उसको हीट करते हैं। पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर, ऐसा पॉलीमर जो आपके पास बने मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर से, उसको क्या कहेंगे? होमोपॉलीमर कहेंगे, कोपॉलीमर कहेंगे, थर्मोपॉलीमर कहेंगे, या नॉन ऑफ दिस? नहीं, क्या कहेंगे? हीट करने पर हार्ड हो जाए, एक ही दफा सेट हो जाए, सेटिंग हो जाए। हाँ ठीक है, शाबाश बच्चे, ये हिंट अब सैर बच्चे ने जो है हिंट दिया आपको थर्मोसेटिंग के हवाले से, कि हीट करने पे हार्ड हो जाए, एक ही दफा सेट हो जाए तो सेटिंग होता है। चले, ठीक हो गया बच्चे। तो नेक्स्ट है आपके पास द पॉलीमर विच इज प्रिपेयर्ड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर, उसको बच्चे क्या कहेंगे? कोपॉलीमर कहेंगे, आपके पास कोपॉलीमर कहेंगे। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है। क्वेश्चन नंबर 27, नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ, नायलॉन थ्रेड जो है वो किसकी बनी होती है? अभी जो है ऑब्जेक्टिव में ऊपर आपको करवा चुका हूँ। नायलॉन जो है आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो किससे बनता है? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन से। उसमें कौन सा लिंकेज होता है आपके पास? पोली अमाइड जो है लिंकेज, अमाइड लिंकेज होता है। तो काफी सारे अमाइड होते हैं, तो पोली अमाइड लिंकेज जो है उसके अंदर आपके पास मौजूद होता है। तो नायलॉन थ्रेड जो है पोली अमाइड पॉलीमर से जो है वो बनी होती है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास भी है, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। इन एडिशन पॉलीमर, हाँ द मोनोमर यूज्ड इज, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जो मोनोमर आप यूज करते हैं वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है, बाई फंक्शनल होता है, या ट्राई फंक्शनल होता है? जल्दी से बताओ। शाबाश। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर अभी मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। विनाइल क्लोराइड जो है आपके पास, ये किसकी एग्जांपल है? एडिशन पॉलीमराइजेशन की है। एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए जो आपका मोनोमर है वो आपके पास क्या होना चाहिए? अनसैचुरेटेड होना चाहिए, लास्ट अनसैचुरेटेड होना चाहिए, डबल बॉन्ड जो है उसके अंदर होना चाहिए। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है।
चलो, केमिस्ट्री का पोर्शन इजी था। इंग्लिश के पोर्शन की तरफ आते हैं। इंग्लिश का पोर्शन जो है, टेस्ट आसान था। नंबर जो है ना, एक बच्ची के मैं देख रहा था 48 अभी तक आउट ऑफ 50 जो है, बाकी 42 43 जो है इस रेंज में फॉल कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास सिनोनिम ऑफ एम्पोरियम। ये तो लाहौर वाले मुझे बताएं कि एम्पोरियम जो है इसका सिनोनिम क्या होता है। लाहौर वाले बताएंगे ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अगर लाहौर वाला कोई बैठा है क्लास के अंदर। एक्सटूल कहते हैं सिनोनिम ऑफ एम्पोरियम। मारिया ताहिर, सबा सिद्दीक, ठीक है। हाँ, बाकियों ने क्या लगाया है? इम्पोरियम, इम्पोरियम माल। इम्पोरियम माल मेरा बच्चा लाहौर में है नहीं, इम्पोरियम माल। इम्पोरियम माल लाहौर में आपके पास है। तो एक्सटोल, स्टोर, इम्बेलिश, तो स्टोर जो है आपके पास, उसको आप क्या कहते हैं? इम्पोरियम कहते हैं। इम्पोरियम लाहौर, इम्पोरियम माल लाहौर में जो है उससे याद रख लें। स्टोर जो है यहाँ पे आपकी शॉपिंग की सारी चीजें जो है मिल जाएं रोजमर्रा की, उसको स्टोर कह लें, शॉपिंग मॉल कह लें, इंपोरियम मॉल कह लें। तो राइट ऑप्शन जो है 29 का वो आपके पास भी है। एंटोनिम ऑफ फैटेड। एंटोनिम जो है वो आपके पास क्या होता है फैटिड का? स्टिंकी होता है, फस्टी होता है, एरोमेटिक होता है, या नन ऑफ दीज? हाँ जल्दी से बताओ ना, किसने जिसने किया होगा वही बताएगा। स्मेली, स्टिंकी मीन्स, एंटोनिम इज एरोमेटिक। जी बच्चे हमारे ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखो, सिनोनिम जो होता है फैटिड का, वो आपके पास होता है कोई बदबूदार चीज को जो है, स्मेली चीज को जो है आप क्या कहते हैं? फैटिड कहते हैं। स्मेल वाली चीज को, स्टिंग की बदबूदार चीज फर्स्टी। तो यहाँ पे जो है एंटोनिम आपके पास क्या आएगा? एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है आपके पास राइट ऑप्शन है। यहाँ पे सी जो है वो आपके पास करेक्ट। एंटोनिम ऑफ फैटिड जो है वो आपके पास क्या है? एरोमेटिक। ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक वाला नहीं है। चलो, नेक्स्ट है आपके पास अरोमा। एरोमेटिक मीन अरोमा, वही वाला है। चलो, सिनोनिम ऑफ फीकेंड। सिनोनिम क्या है आपके पास फीकेंड का? फीकेंड कहते हैं मेरे बच्चा जरखेज चीज को। जरखेज चीज को जो है आप फीकेंड बोलते हैं। ब्रेनलेस नहीं हो सकता, फर्टाइल, डिवाइटलाइज भी नहीं हो सकता, नन भी नहीं हो सकता। तो फर्टाइल चीज, किसी जरखेज चीज को, जरखेज जहन को जो है आप क्या कहते हैं? फीकेंड कहते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? बी, फर्टाइल। 31। 32 है आपके पास एंटोनिम ऑफ फैटुअस। हाँ, क्या लगाया है इसका? एंटोनिम क्या होगा? स्टूपिड, डल, लुनाटिक, या स्मार्ट? एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम। शाबाश, जल्दी से बताओ। मारिया ताहिर ने क्या लगाया? डी। बाकी बाकियों ने क्या लगाया? मीन इज फूल। शाबाश। फैटुअस कहते हैं एक स्टूपिड को, एक डल को, एक लुनेटिक बंदे को। तो यहाँ पे जो है आपके पास राइट ऑप्शन जो है मेरे बच्चा वो स्मार्ट है। एंटोनिम जो है, एंटोनिम पूछा गया, ऑपोजिट पूछा गया फैटुअस का। तो एंटोनिम जो है फैटुअस का वो क्या है? शार्प, इंटेलिजेंट, स्मार्ट जो है, तो वो आपके पास एंटोनिम है किसका? फैटुअस का। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है? डी है। चलो, अब यहाँ से जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। चलो यहाँ से देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। कौन सा ठीक लगाया पहले तो? If black clouds gather, it will rain. If black clouds gather, it will be raining. If you put iron in the air, it rust. If you put iron in the air, it will rust. हाँ चलो जी, किसने क्या लगाया? जल्दी से बताओ। कंडीशनल जो है वो लास्ट टाइम मैंने आपको दी है। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल जो है वो आपके पास लास्ट टाइम थे। थर्ड कंडीशनल क्या लगाया? और जल्दी से बताओ। सी सी सबने ठीक लगा दिया, चलो शाबाश। फर्स्ट कंडीशनल है ये आपके पास। सॉरी, ये आपके पास कौन सा कंडीशनल है मुझे बता दो। चलो, ये कौन सा कंडीशनल है? शाबाश, शाबाश। सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। और ये कंडीशनल कौन सा है आपके पास मेरा बच्चा? जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल जो है ये आपके पास है। जब भी कोई जनरल ट्रूथ होगा आपके पास तो वो किसके अंदर आएगा? जीरो कंडीशनल के अंदर आएगा। इफ के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो सेकंड पार्ट के अंदर भी हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर पहला क्वेश्चन देखें, इफ पहला वो देखें, इफ ब्लैक क्लाउड्स गैदर इट विल रेन। अगर ब्लैक क्लाउड्स इकट्ठे होंगे तो बारिश होगी। ये आपके पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ है आपके पास। चलो, यूनिवर्सल ट्रूथ ही मान लें इस चीज को, कि जब भी आपके पास काले बादल आते हैं तो आपके पास बारिश जो है वो होती है।
हालांकि अक्सर जो है ऐसा नहीं भी होता, काले बादल आ भी जाएं जो है धूल मिट्टी उड़ा के भाग जाते हैं अक्सर जो है। मुल्तान के अंदर स्पेसिफिकली आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो मुल्तान में जब भी ब्लैक काले बादल आते हैं ना तो बस आंधी धूल मिट्टी जो है, उसके अलावा वो कुछ नहीं होता। लेकिन इसको यूनिवर्सल के तौर पे देख लें, अगर ब्लैक क्लाउड्स आपके पास गैदर होंगे, इट विल रेन, जीरो कंडीशनल आना चाहिए था, विल नहीं आना चाहिए था, फर्स्ट कंडीशनल नहीं हो सकता। इफ ब्लैक क्लाउड्स गैदर इट विल बी रेनिंग, बी के बाद नहीं हो सकता। इफ यू पुट आयरन इन द एयर इट रस्ट, इफ के बाद वर्ब की जो है, इफ यू पुट आयरन इट रस्ट, तो आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपके पास जनरल ट्रूथ है आपके पास। तो यहाँ पे इफ यू पुट आयरन इन द रस्ट इट विल रस्ट, नहीं ये नहीं होगा आपके पास। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, सी है। इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड पार्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास अगर आए, तो ये आपके पास जीरो कंडीशनल जो है उसकी निशानी है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। नेक्स्ट, इफ ही वर्क्स हार्ड ही पास्ड, अगर वो मेहनत करता तो वो मर जाता। पास्ट का मतलब तो यहाँ पे यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, चलो जल्दी से बताओ। इफ यू वर्क हार्ड, क्या लगाया है सेकंड का, इफ यू वर्क हार्ड, दो दो लोगों ने सी लगाया, बाकियों ने क्या लगाया है? इफ ही वर्क हार्ड ही पास्ड, नहीं, जीरो कंडीशनल नहीं है ये आपके पास। इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास, इफ ही वर्क हार्ड ही विल पास। हाँ, क्या लगाया आप लोगों ने? पहले तो मुझे ये बताओ कि कंडीशनल कौन सा है, फर्स्ट कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है? शाबाश, फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है। इफ के बाद क्या होती है आपके पास, फर्स्ट पार्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और सेकंड के अंदर आपके पास क्या आती है, विल, कैन और मैं के बाद जो है क्या आती है आपके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, राइट ऑप्शन जो है मेरे बच्चा वो आपके पास सही है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही है, बी है। बी कैसे है मेरा बच्चा, बी। इफ ही वर्क, वर्क आ गया ना, ही के साथ मेरे बच्चे, आपने ये भी तो देखना है ना, ही जो है आपके पास सिंगुलर है ना आपके पास, तो ये आपके पास वर्ब आएगा, इसमें ऐसे यस के इजाफा करेंगे ना आप, वर्क्स आएगा, वर्क नहीं आएगा। बी गलत है आपके पास, सी जो है वो आपके पास करेक्ट है। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, ही के साथ देखे ना आप, वर्क्स आएगा। ही शीट में के साथ जो है एस या एस का इजाफा आप लोग करते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है, 34। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास अगेन, if you submit the assignment, if you submit the assignment in time, the teacher will reward him. If you submit the assignment in time, teacher will reward him. If you submitted the assignment in time, the teacher will reward him. क्या लगाया है आप लोगों ने, जल्दी से बताओ। शाबाश। If you submit the assignment in time, the teacher will, मारिया ताहिर ने क्या लगाया, बी। बुशरा राफी ने बी लगाया, बाकियों ने क्या लगाया, सबने बी लगाया। पहला देखते हैं पहला क्यों गलत है, इफ ही सबमिट द असाइनमेंट। अच्छा, ये कंडीशनल कौन सा है, पहले मुझे ये भी बता दो, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल है, या थर्ड कंडीशनल जो है यहाँ पे इन ऑप्शन के हवाले से कौन सा जो है ठीक, कौन सा कंडीशनल है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? फर्स्ट कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल है। चलो फर्स्ट कंडीशनल है। पहले में देखें, इफ ही सबमिट द असाइनमेंट इन टाइम द टीचर विल रिवार्ड हिम, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये पार्ट बिल्कुल ठीक है। इफ के बाद ही के बाद सबमिट आ रहा है, सबमिट गलत है आपके पास, सबमिट्स होना चाहिए ही के बाद। इफ ही सबमिट्स द असाइनमेंट इन टाइम द टीचर विल रिवार्ड हिम, एग्जैक्टली ये ठीक है। इफ ही सबमिटेड द असाइनमेंट इन टाइम, अच्छा ये क्यों गलत है आपके पास? इसको अगर मैं सेकंड कंडीशनल बना दूं, अगर इसको जो है मैं सेकंड कंडीशनल कैसे बनाऊंगा, इफ ही सबमिटेड द असाइनमेंट इन टाइम, यहाँ पे तो चले वर्ब की आपके पास सेकंड फॉर्म आ गई। इस पार्ट के अंदर मैं क्या चेंज करूं कि मेरे पास ये जो सी ऑप्शन है ये भी ठीक हो जाए, वुड है। शाबाश, शाबाश। अगर मैं हिज टीचर वुड रिवार्ड हिम मैं कर दूं आपके पास, वुड कुड कर दूं आपके पास, वुड कुड माइट अगर मैं कर दूं सेकंड पार्ट के अंदर, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो है ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। विल यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वुड आना चाहिए, कुड आना चाहिए, या माइट आना चाहिए आपके पास, तब जो है ये पार्ट आपके पास ठीक रहेगा, तब ये लास्ट वाला भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो कौन सा है, बी। इफ ही सबमिट्स द असाइनमेंट इन टाइम द टीचर विल रिवार्ड हिम, बी जो है वो आपके पास करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, ये कंडीशनल आते हैं पेपर के अंदर, कंडीशनल आते हैं, इसी तरीके से देख के जाइएगा, इनको लास्ट में देख के जाइएगा।
चलो जी, माशाल्लाह, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया, रिकॉर्डिंग पे लगा देता मैं इसको। चलो, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। इफ माय ब्रदर स्पीक्स द ट्रूथ, हिज टीचर विल नॉट पनिश हिम। इफ माय ब्रदर स्पीक्स द ट्रूथ, हिज टीचर विल नॉट पनिश हिम। इफ माय ब्रदर स्पीक्स द ट्रूथ, हिज टीचर विल नॉट पनिश हिम। जी, राइट। लास्ट का जो है राइट आपने क्या लगाया है? क्वेश्चन नंबर 39, क्या आपने जो है राइट ऑप्शन लगाया है? जल्दी से बता दो। कौन सा कंडीशनल है ये भी बता दो साथ साथ। अभी रिपीट हो रहा है कंडीशनल जो भी है। इफ माई ब्रदर, सी लगाया बुशरा ने। इफ माई ब्रदर स्पीक्स द, सी राइट है बट मैंने बी लगाया। चलो, बी नहीं लगाना चाहिए था ना, भी देख लें। इफ माई ब्रदर स्पीक्स द ट्रूथ, स्पीक्स द ट्रूथ, हिज टीचर विल नॉट पनिश हिम। बच्चा, विल के बाद जो है, विल के बाद थर्ड फॉर्म तो नहीं आएगी ना आपके पास, बी तो नहीं हो सकता ना आपके पास। यहाँ पे ब्रादर के बाद स्पीक आ रहा है, स्पीक गलत है, आपके पास स्पीक्स आना चाहिए, एस का इजाफा होना चाहिए। राइट जो है वो आपके पास सी है। इफ माई ब्रदर स्पीक, हिज टीचर विल नॉट पनिश हिम, फर्स्ट कंडीशनल है आपके पास, फर्स्ट कंडीशनल है, तो राइट जो है वो आपके पास बी है, सी है, सॉरी, सी जो है आपके पास, ये जो है आपके पास करेक्ट। ओके जी, अब मैं अपने चैट बॉक्स हमेशा की तरह आप खोल लो और मुझे जल्दी जल्दी से आप बताते जाओगे पेडागोगी से। तो पेडागोगी का हमारा जो पहला एमसीक्यू था वो था जी, डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आर मेनली द रिजल्ट ऑफ। ये जो क्लास में आपके पास डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, वो उसकी मेजर रीजन क्या बनती है? तो उसकी मेजर रीजन डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स की बिल्कुल ए बनता है, बोर्डम क्लास। अगर कोई भी क्लास में आपके पास किसी भी रीजन की वजह से स्टूडेंट का क्लास में इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो गया, तो वो क्लास की तरफ कम तवज्जो देगा और आसपास की एक्टिविटीज में ज्यादा तवज्जो देगा, जिसकी वजह से डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स आएंगे। तो अट्रैक्टिव तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस की वजह से भी आ जाएगा डिसिप्लिन ऑफ प्रॉब्लम। तो बात स्टूडेंट की नेचर होती है कि वो नहीं आया, तो अगले दिन जब क्लास में टीचर आया है तो टीचर के लेक्चर सुनने की बजाय वो क्या करता है, आसपास कल क्या काम कर रहा पूछ रहा होता है ना, पहले कल क्या हुआ था, तो उसकी वजह से आ जाता है। लेकिन मेनली जो होता है ना, जो कि डेली मसला कर सकता है, वो आपका आ जाएगा बोर्डम क्लास। तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट ऑप्शन था। देन आपके पास एमसीक्यू है, वन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास इज। क्या आपके पास एक सेकंड में अभी रिकॉर्डिंग पे इसको लगा देती हूँ एहतियातन। वन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास इज, आप लोगों ने क्या लगाया है? सेट वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। बिल्कुल आपको ये दिया गया था टॉपिक एग्जैक्ट, उसमें सारे एक्टिविटीज, दो ऑप्शन थे कि हम किस तरह क्लास में स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकता है एक टीचर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें एक ये थी कि आप एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज में स्टूडेंट को इंगेज कर दो, तो स्टूडेंट उस और वो एक्टिविटीज हो भी इंटरेस्टिंग। उसकी एक तो है कि वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज हो, और दूसरा चीज कंडीशन थी वो ये थी कि स्टूडेंट का उनमें इंटरेस्ट भी हो। तो स्टूडेंट जब वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ, तो डिसिप्लिन खुद ही खुद आ जाएगा, उसके टाइम ही नहीं मिलेगा यहाँ वहाँ डिस्टर्बेंस का। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिर है मेन एडवांटेज या एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग अ साइन इन शीट इज। तो इसके आपके पास कोई एक एडवांटेज या एडवांटेजेस है कि आप डेवलप करो साइन इन शीट क्लास में, तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास था ऑल। ये जो आपको दिया गया था वो ठीक है, ये भी ऑप्शन था सी, बुशरा लाइक आई थिंक उसी का बता रही है, आपने ऊपर वाले का बता रही है। तो इसमें आपको ये तो फायदा होता है, लेकिन बाकी सारे फायदे भी हैं। साइन इन शीट में क्या होगा कि टीचर का टाइम सेव हो गया, वही टाइम वो लेक्चर को दे दे। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आते ही टीचर क्या कर दे, एक लाइन लगा दे जितने बच्चों के, उससे रिलेटेड जो आएगा वो नीचे अपनी अटेंडेंस लगाएगा। तो इस तरह एब्सेंट अगले दिन एब्सेंटीज का भी पता चल जाएगा, आपको लेट कमर्स का भी पता चल जाएगा। तो तीनों फायदे आपके पास साइन इन शीट के होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन था डी ऑप्शन ऑल। देन आपके पास है व्हाट रोल कैन बी असाइन टू एडवांस्ड स्टूडेंट्स, कि जो आपके पास एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, जो कि हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, आगे आगे रहते हैं, लीड रोल कर रहे होते हैं, तो आप उनमें से कौन सा काम उसको दे सकते हो? आप उनको बिल्कुल, हमारे पास तीन चार सब हेडिंग्स थी, आप उनको लीडर्स बना सकते हो, आप उनको मोनिटर्स बना सकते हो, आप वो एज अ रोल प्ले कर सकते हैं टीचिंग असिस्टेंट्स का, कि टीचर की भी हेल्प हो जाएगी जरा, और उनके अंदर ये बाय बॉर्न बाय बर्थ क्वालिटी है, तो उसको वो कल को उसको फ्यूचर में भी ये एक्टिविटी हेल्प करेगी कि उसके अंदर जो लीडरशिप बाय बॉर्न थी वो जरा पॉलिश हो जाएगी एबिलिटी।
सेकेंडली टीचर को हेल्प मिल जाएगी। तो मेन टास्क स्वीपर्स और गार्डनर का नहीं दोगे आप उसको, आप टीचिंग असिस्टेंट्स का दोगे कि आते ही क्लास में टीचर इतना अटेंडेंस देख के रहे, आप उसको कह दो कि व्हाइट बोर्ड साफ कर दे वो इतना, तो व्हाइट टीचर का टाइम बच गया व्हाइट बोर्ड साफ करने का। तो ऐसे छोटे छोटे काम में आप उसको या फिर अटेंडेंस भी टीचर नहीं लेता तो पास उसका जब पूरा क्लास लेके टीचर क्या देता है कि चलो आप अटेंडेंस लेके मेरे पास दे जाना ऑफिस में, वही टाइम जो अटेंडेंस का लेना था टीचर अपने असिस्टेंट को दे देता है। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज में टीचर इसको इन्वॉल्व करके फायदा ले सकते हैं, अपने लिए भी और स्टूडेंट्स का भी फायदा हो जाएगा। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि बास्केट क्या इशू आता है, जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं ना वो टीचर के साथ जरा फिर भी शाय, एक थोड़ा सा कितना ही टीचर फ्रेंडली हो, थोड़ा सा टीचर स्टूडेंट का हेजिटेशन रोल आ जाता है। लेकिन आपकी ही क्लास से कोई स्टूडेंट होता है उसको आप ज्यादा खोल की बात बता देते हो कि ये इशू आ रहा है, तो एक जो स्टूडेंट आपस में बॉन्डिंग होती है वो एक तो मजबूत भी हो जाती है इस तरह आपस में प्रॉब्लम शेयरिंग से। सेकेंडली स्टूडेंट ज्यादा फ्री होते हैं असिस्टेंट को बताने में एज कम्पेयर टू टीचर। तो ये रोल लाजमी इस टाइप के टीचर को असाइन करने चाहिए, एडवांस्ड या एक्टिव स्टूडेंट्स। देन आपका एमसीक्यू था जी, व्हेन टीचर यूज पेयर एंड ग्रुप वर्क ही शुड सेट द टास्क और एक्टिविटी फॉर, कि पहली बार अगर आप पेयर या ग्रुप वर्क करवा रहे हो तो आपको जो एक्टिविटी देनी है वो किस टाइम पीरियड के लिए देनी चाहिए। तो इसमें मोस्ट सुटेबल जो आपके पास ऑप्शन था वो था ए ऑप्शन। जितना छोटे से छोटे टाइम के लिए दोगे वो बेस्ट हो जाएगा अगर आप ग्रुप वर्क कर रहे हो पहली बार, क्योंकि हर हर एरिया हर बैकग्राउंड का बच्चा आया होता है और मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्रुप वर्क का पता ही नहीं होता। लाइक आप मैंने मेरे पास यूनिवर्सिटी में जाके सीखा होगा कि कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट की फॉर्म में एक ग्रुप प्रोजेक्ट किस तरह आगे लेके चलना है। तो स्टार्टिंग में गलतियां भी होती हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना पड़ता है, बड़ी लड़ाइयां भी होती हैं, जब भी टीचर जितना बड़ा ग्रुप होता है उतना लड़ाई का चांस होता है। तो ये होता है ग्रुप वर्क में बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, तो उसको सिखाने के लिए एक क्लासरूम मैनेजमेंट का कोर्स होता है। तो ग्रुप वर्क को सिखाने के लिए जो स्पेसिफिक क्लासरूम मैनेजमेंट का कोर्स है पहले तो वो सिखाया जाए, देन ग्रुप वर्क स्टार्ट करवाया जाए, और उसके बाद ग्रुप वर्क का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत छोटा रखा जाए। आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत दिलवाई जाएगी पहले, देन वो एक बार यूज टू हो जाएंगे, रूल्स सीख जाएंगे ग्रुप में काम करने के, देन आप उसको एडवांस लेवल की तरफ और ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लेके जा सकते हो। बट द वेरी फर्स्ट जो आपका ग्रुप वर्क होगा वो वेरी शॉर्ट पीरियड भी ठीक है, अगर और कोई ऑप्शन ना होता ना देन आप शॉर्ट पे जाते, लेकिन अगर वेरी शॉर्ट का ऑप्शन है तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपके पास वेरी सुटेबल ऑप्शन ए का हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट्स फॉर एक्टिविटीज शुड बी गिवन इन, क्या स्टूडेंट्स को कोई भी काम फॉर एग्जांपल मैंने आपको असाइन करना है तो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस किस लैंग्वेज में दूं, उर्दू में, इंग्लिश में, मदर लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड यूएस, किस में मोस्ट सुटेबल होगा। तो सहर कहती है सी ऑप्शन, बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी ऑप्शन है कि वो, अभी मैंने अपना ले दिया तो मैं तो उर्दू भी लिख सकती थी अगर अपना कहती, लेकिन फिर भी सुटेबल होगा मदर। हर किसी भी मुल्क में जिसमें भी आप रह रहे हो, ग्रीस, फ्रेंचीज और फ्रेंच, सॉरी मेरे दिमाग में फ्रेंच चीज लेस आ गया, तो उर्दू, इंग्लिश, जिस भी आप कंट्री में रह रहे हो आपकी जो मदर लैंग्वेज है सबसे ज्यादा स्टूडेंट उसमें फील करेगा। आप लाइक मैं आपके साथ उर्दू बोल रही हूँ तो आपको मिनट में समझ आ रही है बात की, क्यों? क्योंकि आपकी मदर लैंग्वेज है उर्दू। तो जिस भी आपकी मदर लैंग्वेज होगी तो आपको वो समझ आ जाएगी आराम से। होप सो आप लोगों की मदर लैंग्वेज उर्दू ही हो, बट मेरी लैंग्वेज उर्दू है मदर, तो मैं उसमें ज्यादा इजी फील कर रही हूँ। तो आप जो भी आपकी मदर लैंग्वेज है आप उसमें सरागी, पंजाबी, पश्तो, इंग्लिश, उर्दू, उसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो। स्टूडेंट्स शुड टेक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट डेवलप होना है वो किस टाइप का होना चाहिए, एक्सट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली, बोथ ए एंड बी, नन, बोथ ए एंड बी, एग्जैक्टली। एक्सट्रिंसिक और इंटरेस्टिक दोनों, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो वो स्टूडेंट मोस्टली पोजीशन होल्डर ही होता है। अगर आप इस तरह अभी टेस्ट देने वाले हो, अगर आप इसको टेस्ट देने में अगर आपका इंटरेस्ट इंट्रिंसिक आपके अंदर खुद भी हो कि मैंने इस टेस्ट को क्लियर करना है, मुझे ये जॉब लेनी ही लेनी है, तो इसको मैं कहूंगी इंट्रिंसिक। तो अगर लेकिन मैं आपको कोई लालच भी दे दूं साथ में कि अगर जिस बच्चे ने एग्जाम क्रैक कर लिया उसके लिए ये कुछ हो जाएगा, तो किसी फॉर्म में भी उसके मैं स्पेशल गिफ्ट दूंगी, और किस तरह कोई भी रिवॉर्ड की फॉर्म में आपको मोटिवेट करके लेके आती हूँ, उसको एक्सट्रिंसिकली कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें आ जाए तो वो चीज बेस्ट हो जाएगी। तो बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन था आपके पास। देन जी आपके पास गिविंग मोटिवेशन बाय टेलिंग अबाउट गेटिंग अ प्राइज और रिवार्ड फ्रॉम द टीचर इज कॉल्ड, कि आप उसको इंडल्ज करवा रहे हो, बेसिकली है नहीं उसका, लेकिन लालच दे के काम करवा लेना, इसको हम क्या कहेंगे,
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि उसके अंदर खुद नहीं थी, उसको कोई लालच देके करवाई गई है, तो इसको मैं कहती हूँ बी ऑप्शन। लाइक बच्चों से मोस्टली हम काम इसी तरह करवा सकते हैं, छोटे बच्चों से, कि क्या होता है, उसको कोई किसी न किसी चीज की खुशी होती है। मैं पेरेंट्स मोस्टली कहते हैं कि क्लास में अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाना है, अगर ये ले लिया तो कलर बॉक्स मिल जाएगा। तो वो कलर बॉक्स के लालच में बच्चा पड़ जाता है। जो जिस चीज का आपको शौक होगा उस चीज का लालच दिला के आपसे काम करवाया जा सकता है। लाइक अगर आप लोग जो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपकी मोटिवेशन पैसे हो सकती है, कि अगर आप इस जॉब को कर रहे हो तो मैं कहती हूँ कि आपका सैलरी पैकेज एक्सट्रीम अच्छा दिया जाएगा आपको, तो आप उस मोटिवेशन मैं आपको जबरदस्ती दिलवा दूंगी, तो वो आपका एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा। तो इस लेवल पे आपके लिए जो मोटिवेशन है वो पैसा है। छोटे बच्चे तो हो नहीं जो चॉकलेट की लालच में पड़ लोगे। पिक करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सबसे ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है आपको तीन, अगर कोई है तो ठीक, लेकिन सारे की सारी गलत है तो आप नन लगाओगे। तो जी, इसमें आप लोगों ने क्या लगाया है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन था इसमें बिल्कुल। कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कुछ बच्चे होते हैं, सारे नहीं होते, कि लीडर की क्वालिटी कुछ बच्चों में होती है। तो लीडर या मोनिटर के जो रोल आपने दिया है वो आपको रोटेट करना चाहिए, एक ही बच्चे पे नहीं रखना चाहिए। अगर एक ही बच्चा हर क्लास में मॉनिटर रहता रहा तो बाकी बच्चों में बायसनेस आ जाएगी, कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, और ये चीज नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ आ जाएगी। तो इसमें से ओनली वन स्टूडेंट शुड बी फिक्स्ड, बिल्कुल गलत है। मॉनिटर नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल भी गलत है। मॉनिटर होना चाहिए क्लास को अरेंज करने के लिए, टीचर की हेल्प के लिए मॉनिटर जरूरी है। और मॉनिटर का रोल रोटेट करना चाहिए, जो कि मोस्टली हमारे फॉलो किया जाता है, कि एक क्लास में एक मॉनिटर होता है। बात को तो एक मिड से पहले कोई और CR GR होता है, मिड के बाद कोई और CR GR, बड़े बच्चे हो गए हो तो GR CR की फॉर्म में बात कर ली जाए। तो चेंज होता रहता है बच्चों की विल से, टीचर की विल से, जो भी रीजन आता है, लेकिन चेंज हो जाता है। तो मॉनिटर क्लास का रोटेट होना चाहिए। टीचर शुड बी अवेलेबल टू क्लास। टीचर जो बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो बेसिकली मोर स्पेसिफाई किया जाए कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को कब कब अवेलेबल होना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन आपके पास है बी ऑप्शन, के क्लास में भी और आफ्टर क्लास में भी। एक टीचर जो होता है स्टूडेंट का, ठीक है, उसने उसका काम ये है बच्चों को तालीम देना, लेकिन उसका जस्ट काम तालीम देना नहीं है, बाकी बेसिक मैनर सिखाना, डेली बड़ों के साथ डील करना, छोटों के साथ डील करना, और लाइफ में उसको कोई सोशल डोमेस्टिक प्रॉब्लम आ गया है तो उस चीज को सुन के उसको गाइड कर देना, ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। तो एक टीचर जो है उसको स्टूडेंट को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों टाइम अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो उसको कोई छोटा मोटा इशू सॉल्व कर देते हैं तो टीचर का और स्टूडेंट का बॉन्ड बन जाता है, स्टूडेंट का एक इंटरेस्ट आ जाएगा, तो फिर वो डोमेस्टिक इशू के साथ साथ स्टूडेंट जो क्लास की बातें होंगी ना टीचर की, वो लाजमी सुनेगा। अक्सर क्या होता है कि कुछ बच्चे एक टीचर की क्लास कभी भी मिस नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं मिस कर रहे होते? कि एक तो वो पढ़ाता तो होगा, लाजमी अच्छा पढ़ाता भी होगा, सेकेंडली उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होगा, कि बच्चे आराम से अपना इशू उसके आगे रखते होंगे, वो उनको सॉल्व करता होगा, बिकॉज फिर बच्चों के दरमियान एक बॉन्डिंग डेवलप होगी। फिर जो टीचर कहेगा ना इस तरह पढ़ना, बच्चे बात भी मानेंगे। तो एक टीचर इन और आउट दोनों क्लास में उसको अवेलेबिलिटी टीचर को देनी चाहिए स्टूडेंट की तरफ। टीचर्स शुड गिव ट्रेनिंग ऑन, टीचर्स को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, तो टीचर को किस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उसकी कौन कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो इसका जी राइट ऑप्शन क्या है आपके पास? इसका राइट ऑप्शन है ऑल, कि एक टीचर को भी ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको बिहेवियर मैनेजमेंट सीखना चाहिए क्लास के साथ, उसको क्लासरूम डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग ऑफ द टीचर, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की तरफ लेके आना चाहिए। तो तीनों टाइप की जो ये मॉड्यूल कह लो, तीनों टाइप की टेक्टिक्स कह लो, तीनों टाइप की ये जो चीजें हैं, बिहेवियर हैं, टीचर को पहले खुद लेनी चाहिए, देन वो क्लास एक अच्छे से परस्यू कर पाएगा। एक्सट्रीम शाइनेस इज कंसीडर्ड एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, MCQ आप लोगों का, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि डिस्कस करनी चाहिए बिल्कुल। एक्सट्रीम शाइनेस कोई अच्छी बात नहीं है, रिस्पेक्ट होना अलग चीज है, लेकिन एक्सट्रीम शाइनेस हमेशा जब आप लर्निंग की बात करोगे, क्लास डिसिप्लिन की बात करोगे, तो एक्सट्रीम शाइनेस इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव बिहेवियर। लाइक एक्सट्रीम शाय बच्चा क्या करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल सहारन दलीप का लास्ट क्लास टेक्स्ट है, मैं सहारन दलीप एक एक्स्ट्रा शाय बच्ची जो कि वो नहीं है, अगर मैं उससे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो नहीं दे रही जवाब एक्सट्रीम शाइनेस की वजह से, तो ये उसका कोई पॉजिटिव बिहेवियर नहीं कंसीडर होगा, कि रिस्पेक्ट में नहीं बोल रही, डर के नहीं बोल रही, बट इट इज कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स अ टीचर।
देन नेक्स्ट आपका एमसीक्यू है जी, काउंसलिंग सर्विसेज शुड बी गिवन फॉर। तो काउंसलिंग सर्विसेज जो है आपके पास स्कूल प्रोवाइड करता है अदर देन टीचर। एक टीचर जो है वो भी कर सकता है काउंसलिंग, और एक अक्सर बात करते एक स्पेशल पर्सन आपके हायर किया जाता है जो कि काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। तो काउंसलिंग सर्विसेज इसरार कह रहे हैं जी ऑल, और सहर भी कह रही है ऑल। तो एग्जैक्टली इसका राइट ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन था कि काउंसलिंग हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए की जाती है। तो आपके पास जो प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्टडी आ सकते हैं वो क्रिमिनल बिहेवियर, एक्सट्रीम शाइनेस, लैक ऑफ सेल्फ एफिकेसी, तीनों आपके पास ये ऑप्शन हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आप इन तीनों के लिए काउंसलिंग सर्विसेज एक टीचर या फिर एक स्कूल जो है वो प्रोवाइड कर सकता है आपको। देन आपका जी लास्ट एमसीक्यू, लास्ट ही, हाँ जी लास्ट एमसीक्यू, ये मैंने खुद डाला था कि आप पढ़ते हो कितने हद तक सही से पढ़ते हो। तो सॉरी, ये ऊपर हो गया आप लोगों का। सेल्फ एफिकेसी इज अ, पिक द सुटेबल ऑप्शन। आपने इनमें से सुटेबल ऑप्शन चूज करना था जिसमें था गुड थिंग है, बैड थिंग है, न्यूट्रल है, हैव नो इफेक्ट ऑन लर्निंग। तो सहर ने लगाया है जी ए, और बुशरा ने लगा रही है 45 का। के एंड में बताती हूँ बुशरा, 1 मिनट में इसके बाद बताती हूँ 45 का आंसर दोबारा आपको। स्टार बिल्कुल। सेल्फ एफिकेसी की अगर मैं उर्दू में बात करूँ तो सेल्फ एफिकेसी एफिकेसी की उर्दू में है खुद एतमादी। खुद एतमादी एक अच्छी चीज है। ओवर कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है, और अपने आप पे ट्रस्ट रखने की अलग चीज होती है। तो अपने आप पे ट्रस्ट एक आपकी अच्छी चीज है, तो आपका इसका राइट ऑप्शन बनता है गुड थिंग, कि मैं ये टेस्ट कर लूंगी, ये अच्छी बात है। क्रैक कर लोगे एग्जाम को, ये सोचना एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव थिंकिंग में रहना। सिर्फ मैं ही कर लूंगी, इसरार नहीं कर सकता, बुशरा नहीं कर सकती। अगर सहारी सोचती है देन वो जरूर ये उसमें आ जाएगा। लेकिन बुशरा सिर्फ अपने आप को रख के सोच रही है कि मैंने ये करना है, मैं ये कर लूंगी, तो वो एक आ जाएगी खुद एतमादी में कि आई हैव द पोटेंशियल टू डू दिस एग्जाम। उसके बाद बुशरा पूछ रही थी 45 का आंसर। बुशरा कौन सा है 45 आपका, जो नंबरिंग यहाँ से 45 आ रही है? इंस्ट्रक्शंस टू स्टूडेंट, आप इसकी बात कर रहे हो बुशरा? नहीं मैम, ये था उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वाला था। आई थिंक वो नंबर चेंज हो गया है, वो मैं हाँ सुन यहाँ नहीं पे पाई नंबर आंसर। ये वाला, जी जी मैम, ये 46। इसमें आपके पास राइट ऑप्शन था सी ऑप्शन, कि स्टूडेंट टू टेक इंटरेस्ट, स्टूडेंट इंट्रिंसिकली भी उसको इंटरेस्ट लेना चाहिए और एक्सट्रिंसिकली भी। इंट्रिंसिकली है उसको खुद मतलब करना, कि अगर वो खुद चाह रहा है कि मैंने ये चीज करनी है और उसके लिए वो खुद स्ट्रगल कर रहा है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिकली। टीचर का रोल नहीं है इसमें। उसको खुद शौक है मैंने फर्स्ट आना है, वो खुद ही सुबह 6 बजे उठ रहा है या 5 बजे और खुद ही पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तो उसको वो कहेंगे इंट्रिंसिकली काम। एक्सट्रिंसिकली करेंगे कि वो खुद नहीं उठ रहा, उसको कोई और करवा रहा है, इंटरेस्ट लेके आना है लेकिन कोई और थोड़ा सा उसको मोटिवेशन करवा रहा है किसी भी वे से, चाहे वो उसको पॉजिटिव वे में करा रहा है, चाहे उसको लालच दे के करा रहा है, जिस तरह भी कोई करा रहा है, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिकली। एक्सट्रिंसिकली की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होती है कि ट्रॉफी देना। कि बात को आपको 3 पोजीशन पे ट्रॉफीज दी जाती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की। तो फर्स्ट वाले की ट्रॉफी सबसे बड़ी होती है, सेकंड वाले की जरा छोटी, थर्ड वाले की और छोटी होती है। लेकिन फर्स्ट वाले को जो सबसे बड़ी होती है, तो एक मोटिवेट करना कि सबसे बड़ी चीज मुझे मिल जाएगी, टीचर ने दी हुई है। सेकंड वाले को भी मोटिवेशन है कि एटलीस्ट मिलेगी, थर्ड वाले को भी है मिलेगी। तो वो पहले 3 पोजीशन के लिए स्ट्रगल करना जस्ट फॉर कि मेरे पास एक ट्रॉफी आ जाएगी, तो एक लालच आ गया आपको। तो इस चीज को मैं कहती हूँ एक्सट्रिंसिकली। तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट दोनों तरीके से आपको दिलवाना चाहिए, इंट्रिंसिकली भी और एक्सट्रिंसिकली भी। तो आपके पास राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक हो गया जी। उसके बाद चलो ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों को नया सिलेबस भेजते हैं इंशाल्लाह अभी 15-20 मिनट में। तो जब तक के लिए छुट्टी करो, अल्लाह हाफिज।